रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आज हम 10th क्लास का सिलेबस के सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक है जो रिलेशनशिप इन द क्वाड्रेटिक जीरोज बिटवीन कोफिशिएंट एंड द का रिलेशन है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। अब सबसे पहले हम आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, जिसमें ए बी एंड सी क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे हम समझें तो जो नंबर के फॉर्म में होता है और एक्स वेरिएबल टर्म्स है, वेरिएबल टर्म है। देयरफॉर अगर हम इसी इक्वेशन को 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, इसमें a का वैल्यू 5 आता है, b का वैल्यू 7 आता है और c का वैल्यू 2 आता है। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 2। अब इसमें जो है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इसमें a, b और c, इसी को हम क्या कहते हैं, एक कहा जाए तो या a, b और c इसी इक्वेशन का क्या हुआ, वैल्यू हो गया जो a, b और c के फॉर्म में लिखा जाता है। अब हम आते हैं कि इसमें जीरोज क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कोफिशिएंट की चर्चा की जाए, कोफिशिएंट की अगर चर्चा की जाए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 7 और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा कितना, 2। अब ये जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का 5x का 7 और कांस्टेंट टर्म 2 हो गया, इसी दोनों के बीच का जो रिलेशन है। अब इसके बाद आता है जीरोज। जीरोज क्या होता है, जीरोज बेसिकली अगर आप देखो तो 9th क्लास में मैंने पढ़ा था कि जीरोज एक जीरोथ लॉ ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, जिसमें जीरोज का मतलब होता है एक ऐसा वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0 देने में यह पूरे का पूरा टर्म क्या हो जाए, किसके बराबर में, 0 के बराबर में आ जाए। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें इसका पावर या डिग्री क्या होता है, 2 होता है, जिसके कारण से हम 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इट मीन्स इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब जीरोस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 को अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब ये हुआ कि बीच वाले टर्म को तोड़ करके इसका वैल्यू फाइंड करना। अब हम आते हैं कि 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 ये जो टर्म है, अब इसमें मिडिल टर्म को तोड़ करके, तो मिडिल टर्म का मतलब क्या हो गया, 7x। अब इसमें हम आते हैं अगर तो यह 5x स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट टर्म, 7x सेकेंड टर्म और 2 क्या कहलाएगा, थर्ड टर्म कहलाएगा। तो इसमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। मिडिल टर्म जो बेसिकली 8th क्लास का सिलेबस है और ये 8th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग 8th क्लास में मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा था, या अगर भूल गए हो तो तब भी रिमाइंड हो जाएगा कि 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इट मीन्स मिडिल टर्म 7x और फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि 5x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू आता है 10x स्क्वायर। अब मिडिल टर्म के जो टर्म है 7x, हम 7x को ब्रेक डाउन करेंगे 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स का मतलब ये हुआ कि हम पॉजिटिव के टर्म में भी कर सकते हैं और नेगेटिव के भी टर्म में कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों का सम क्या आना चाहिए, उन दोनों का सम 7x के बराबर में होना चाहिए और उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह किसके बराबर में, पॉजिटिव 10x स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए। अब हम 7x को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो 7x को ब्रेक डाउन करने में बहुत तरह के टर्म्स आते हैं। सपोज दैट जीरोस का मतलब हुआ कि 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन करना है 2 पार्ट्स में।
और टू पार्ट्स को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो उस दोनों का सम कितना आना चाहिए, 7x होना चाहिए, प्लस करके या माइनस करके, लेकिन उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वह फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर में होगा। अब हम अगर 7x को अगर आप टू पार्ट्स में अगर हम प्लस करते हैं तो 5x प्लस 2x होगा, 6x प्लस x भी हो सकता है और 4x प्लस 3x भी हो सकता है। लेकिन मैं देखता हूँ क्या कि 5x प्लस 2x तो 7x हो रहा है, लेकिन 5x और 2x को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वह 10x² वो हो रहा है। अब यहाँ पर में हम अगर देख रहे हैं कि 6x प्लस x को अगर प्लस करते हैं तो 7x तो हो जाएगा, लेकिन 6x और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हो जाएगा 6x², जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए क्या, 10x² चाहिए। अब फिर जो थर्ड टर्म मैंने लिया है 4x प्लस 3x इक्वल टू 7 तो आ रहा है, लेकिन 4x प्लस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आ जाएगा। हम देयरफॉर कह सकते हैं कि जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म का मतलब 7x, उसको जो हम ब्रेक डाउन करेंगे टू पार्ट्स में तो वह क्या लेंगे, 5x और 2x लेंगे। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, 5x² प्लस 7x के बदले में क्या लेंगे, 5x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम आ गए कहाँ पर में, अब जब इसका हम मिडिल टर्म ले लिया, मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन कर दिया 7x को 5x प्लस 2x, अब हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन का मतलब क्या हुआ, ये 5x² और 5x में से और 2x और 2 में से लेंगे। तो 5x में से अगर मैं x को 5x² और 5x में से अगर 5x कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा, और यहाँ पर मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ क्या बच जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इस स्टेप पर में आते हैं कि 5x प्लस 2 और एक टर्म हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 5x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर में 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2/5, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पॉलिनोमियल्स था 5x² प्लस 7x प्लस 2 को जब मैंने सोल्व किया, इसके 2 रूट्स निकले। 2 रूट्स का मतलब क्या हुआ, इसका 2 वैल्यू निकला। एक वैल्यू निकल गया -2/5 और दूसरा वैल्यू निकल गया -1। अब इसका क्या होगा, जो x का जो वैल्यू मैंने निकाला, इसमें रूट का जो वैल्यू निकाला -2/5 और -x1, इन दोनों का सम। अब इसका x का वैल्यू निकल गया मुझे कितना, -2/5 और एक निकल गया -1। अब इस बात पर हम आते हैं कि कहते हैं कि कोफिशिएंट मतलब जीरोज एंड कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होगा। तो जीरोज तो मैंने फाइंड कर लिया, जीरो x का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया। अब कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट मैंने लिखा था कि a इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, b इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 और c इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब हम जब कोफिशिएंट की बात करते हैं तो इसमें 2 कोफिशिएंट होते हैं, कहने का मतलब 2 रूट्स का होता है। एक होता है सम ऑफ रूट्स, क्या होते हैं, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इसको हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसका मतलब ये सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। इसका मतलब हो गया कि -b/a। कोफिशिएंट का जो वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ x, इसके पहले क्या आता है, माइनस का साइन आता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इट मीन्स माइनस
इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैंने जो इक्वेशन लिया था वह इक्वेशन क्या था, 5x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, जिसमें a का वैल्यू कितना था 5, b का वैल्यू 7 और c का वैल्यू कितना था 2। तो हम कह सकते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ x, इसका मतलब b का जो वैल्यू हुआ, ये b का वैल्यू क्या, b का वैल्यू इनमें 7 क्या है, 7 x का कॉफिशिएंट है, तो माइनस b अपॉन में a। अब इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स तो मैंने कितना निकाला था, 2 निकाला था। इसका मतलब हुआ कि -2/5 प्लस कितना -1, इन दोनों का सम इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का मतलब क्या हुआ कि b का वैल्यू कितना है 7, तो -7 a का वैल्यू कितना 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म और ये टर्म, दोनों टर्म अगर इक्वल आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सम ऑफ रूट्स जो है वह वेरीफाइड हो गया। अब इसका वर्क कर लूँ तो ये हो जाएगा -2/5 -1, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 5 -2 और -5 इक्वल टू होता है -7/5। देयरफॉर मैंने क्या देखा कि सम ऑफ रूट्स इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, दोनों का वैल्यू -7/5, इसका भी -7/5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ रूट्स वेरीफाइड हो गया। अब हम आते हैं कहाँ पर में, अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो गया कि जो रूट्स मैंने निकाला उस दोनों का प्रोडक्ट्स, इसको हम अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन में ए। क्या आता है सी अपॉन में ए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब मैंने 2 वैल्यू निकाला था, -2/5 इंटू -1 इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म कितना था c, तो c का वैल्यू कितना था 2, तो 2/में a का वैल्यू 5। अब जब हम -2 और -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/, कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/5। कहने का मतलब क्या हुआ कि द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों के केस में जो मैंने वैल्यू निकाला था -2/5 और दूसरा रूट्स था -1, इन दोनों का भी प्रोडक्ट आ गया 2/5। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका भी वैल्यू 2/5 आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हुआ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो ये भी 2/5 और ये भी 2/5 हो गया, जो वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया वेरीफाइड। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन था किसका, रूट्स का। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था पॉलिनोमियल्स का, ax² प्लस bx प्लस c, इसको मैंने 5x² प्लस 7x प्लस 2 के फॉर्म में लिखा था, उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स दोनों क्या हो गया, दोनों को मैंने वेरीफाइड कर दिया। तो कह सकते हैं कि हम क्या रिलेशन क्या हुआ, द रिलेशन ऑफ जीरोज ZEROES जीरोज एंड कोफिशिएंट, क्या हो गया कोफिशिएंट आपस में वेरीफाइड हो गया। द रिलेशन ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड इन quadratic polynomial, ये वेरीफाइड हो गया।